हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों को लैंगिक जनन पढ़ा दिया गया है। लैंगिक जनन के अंतर्गत हम लोग निषेचन की पूर्व की घटना, निषेचन और निषेचन के पश्च की घटना, ये 3 स्टेज में हमको पढ़ना है लैंगिक जनन को। तो सबसे पहले हम लोग निषेचन की पूर्व की घटना को पढ़ लिया है, जिसमें युग्मक संलयन होता है और युग्मक स्थानांतरण होता है। सेकेंड हम लोगों ने निषेचन पढ़ा है, जिसमें मेल एंड फीमेल का फ्यूजन होता है। और थर्ड हम पढ़ेंगे अब निषेचन पूर्व पश्च की अवस्था में भ्रूण जनन, जिसे हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। थर्ड है आपका भ्रूण जनन, जिसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। अभी ये एम्ब्रियोजेनेसिस होता क्या है, भ्रूण जनन होता क्या है। जब निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया कंप्लीट होती है, मेल एंड फीमेल की मिलने की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, उसके फलस्वरूप आपका जाइगोट का निर्माण हो जाता है। जाइगोट धीरे धीरे डेवलप करता है और डेवलप करके एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब भ्रूण जनन की प्रक्रिया को कंप्लीट करके भ्रूण का निर्माण करता है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। भ्रूण जनन निषेचन के पश्चात होता है, मतलब निषेचन जब हो जाता है उसके फलस्वरूप क्या होता है, भ्रूण जनन का निर्माण होता है। भ्रूण जनन में होता क्या है, इसमें युग्मक से भ्रूण बनने की प्रक्रिया, मतलब जाइगोट जब बन जाते हैं तो जाइगोट के फलस्वरूप क्या होता है, भ्रूण बनता है। भ्रूण बनने की प्रक्रिया को हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। नोट में हम देख लेते हैं कि हमारा नोट क्या कह रहा है कि वो चाहे कि कोई जीव हो, प्राणी हो, जब तक उनके अंदर एक बार असूत्री विभाजन मतलब मेयोसिस डिवीजन और फर्टिलाइजेशन की क्रिया कंप्लीट ना होगी, तब तक वो फर्टिलाइजेशन की या फिर लैंगिक जनन की प्रक्रिया को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। एक असूत्री विभाजन, मेयोसिस डिवीजन व निषेचन फर्टिलाइजेशन के बिना लैंगिक जनन की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होती है। जब तक कि मेयोसिस होता है तो उसमें क्या होते हैं कि जो कोशिकाएं वगैरह होते हैं वो 2 यंग से यंग के पार्ट में क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। ठीक, और निषेचन मतलब वो आपस में फ्यूज करेंगे, तभी तो ये सारी प्रक्रियाएं होंगी। 2 यंग से यंग की प्रक्रिया मतलब अवरुद्ध होंगी, वो डिप्लॉयड कंडीशन में होती हैं। और जब फर्टिलाइजेशन क्रिया करेंगी तो मेल और फीमेल दोनों की तरफ से क्या होंगे, गुणसूत्रों का आदान प्रदान होंगे। तो गुणसूत्र जाएंगे उनके चाइल्ड में, तो निषेचन की क्रिया वो कंप्लीट हो जा रही है, जिसके फलस्वरूप हमारा लैंगिक जनन क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट जो होता है वो भी 2 तरह के होते हैं। जैसे में एक होते हैं यूनिसेक्सुअल, जिसको हम एक लिंगी कहते हैं, एक लिंगी प्राणी में होता है ये, और बाइसेक्सुअल जो द्विलिंगी प्राणी होते हैं। अब एक लिंगी क्या होता है और द्विलिंगी क्या होता है, इनमें हम डिफरेंट जानेंगे कि आखिर एक लिंगी और द्विलिंगी में क्या अंतर है, क्यों इनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक लिंगी क्या होता है। जब वो नर और मादा क्या होते हैं, मेल और फीमेल क्या होते हैं, अलग अलग भाग में उपस्थित होते हैं। जैसे मेल पर्सन अलग हो और फीमेल अलग हो, मेल क्या हो, अलग हो, और फीमेल क्या होता है, अलग होता है। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, यूनिसेक्सुअल कहलाती है, जिसमें नर अलग और मादा अलग हो। लेकिन अगर वही मेल और फीमेल भाग क्या हो, एक ही बॉडी पार्ट्स में उपस्थित हो, एक ही शरीर में उपस्थित हों, तो उसे हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। समझ में आया, दोनों में क्या अंतर है। एक लिंगी मतलब जो लिंग होंगे वो एक होंगे, अलग अलग होंगे। द्विलिंगी मतलब दोनों लिंग क्या होंगे, एक ही शरीर पे स्थित होंगे, उन्हें हम द्विलिंगी कहते हैं। अब हम आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, युग्मक जनन। ठीक, सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, फर्स्ट लैंगिक जनन के अंतर्गत युग्मक जनन कैसे होता है या युग्मक संलयन। ठीक, तो हम जानते हैं युग्मक जनन कितने टाइप से होता है। युग्मक जनन 3 टाइप से होता है, 3 प्रकार से युग्मक जनन होता है। कौन कौन, आइसोगैमस, एनआइसोगैमस एंड उगैमस। आइसोगैमस को हम क्या कहते हैं, समयुग्मकी। अब ये समयुग्मकी क्या होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल आकार, संरचना और परिमाण सब में क्या होते हैं, समान हो, वो समयुग्मकी कहलाते हैं, आइसोगैमस कहलाते हैं। वही एनआइसोगैमस किसे कहते हैं, जिसे हम
डिफरेंट होते हैं, भिन्न होते हैं, एक बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, तो इस प्रकार की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? विषम युग्मजी कहलाएगी। ठीक। तीसरा आपका है अन्य युग्मजी, जिसे हम उभयमस कहते हैं। ठीक। उनमें क्या होंगी? सारी संरचनाएं एक ही जैसी होंगी, लेकिन वो लास्ट में क्या होंगे कि एक बड़े युग्मक के रूप में होंगे जो नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे, और उनमें नर जो होता है वो छोटा हो जाएगा, कशाभिकी हो जाएंगे, मतलब बाई फ्लैजिलेटेड हो जाते हैं। आगे हम इसको अच्छे से समझेंगे। इनमें भी नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होते हैं? संयोजित हो जाते हैं। मतलब अन्य युग्मक नाम से तो क्लियर हो रहा होगा कि मेल और फीमेल फ्यूज कर जाएंगे, और फ्यूजन निषेचन की प्रक्रिया किसमें होती है? फीमेल पर्सन में होती है ना। तो फीमेल में होगी तो वहाँ ओवरी में क्या होगा? अंडाणु का मतलब ओवम का क्या होगा? निर्माण होना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया क्या हो जाएगी? अन्य युग्मजी हो जाती है। अब हम इसको देख लेते हैं कि सम युग्मजी किसे कहते हैं। सम युग्मजी किसे कहते हैं? आइसोगैमस किसको कहते हैं? ठीक। मेल और फीमेल, ठीक, चाहे वो मेल पर्सन होगा या फीमेल पर्सन होगा, दोनों का आकार, परिमाण या संरचना जो भी होंगे, सब में वो क्या होंगे? समान होंगे, एक जैसे दिखेंगे। उन्हें हम युग्मकों उन युग्मकों को हम क्या कहेंगे? सम युग्मकी कहते हैं। अब देखिएगा, जो भी जीव होते हैं, जो भी प्राणी होते हैं, गैमीट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? दो टाइप में होते हैं। कुछ फ्लैजिलेटेड होते हैं, फ्लैजिलेटेड मतलब जिनके अंदर फ्लैजिला का निर्माण होता है, कशाभिका जिसको हम हिंदी में कहते हैं। और कुछ क्या होते हैं? नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, जिनके अंदर कशाभिका नहीं पाई जाती है, अकशाभिकीय होते हैं। ठीक। तो हमने इसका डायग्राम यहाँ शो कर दिया है। डायग्राम देखिए, आपको दिया हुआ है कि एक मेल गैमीट्स के स्ट्रक्चर्स आपको शो किए गए हैं। देखने में ये भी हूबहू कैसा है? फीमेल के ही जैसा है। और फीमेल गैमीट्स जो हैं वो भी मेल की तरह, दोनों की संरचनाएं क्या है? बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों क्या है? कशाभिकी है। देखिए कशाभिकी कैसे, पीछे ऐसे संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको हम कशाभिका कहते हैं, फ्लैजिलेटेड कहते हैं। अब ये क्या करेंगे? जब निषेचन की क्रिया कर लेंगे तो ये एन की कंडीशन में होते हैं। लास्ट में क्या होंगे? यहाँ से एन की कंडीशन में, मतलब जो भी गुणसूत्र होंगे वो आधी जाएंगे। मियोसिस कंडीशन हो रही है यहाँ, तो ये दोनों आपस में फिर फ्यूज करेंगे, एन हो गए। अब यही बात भी क्या करेगी? गोलाकार अंडाकार संरचना बना लेगी, जो अंडाशय में होगी, और 2n का डिप्लॉयड कंडीशन में हो जाएंगी। ठीक। अब ये देखिएगा होता कैसे है। सम युग्मजी किसमें होता है? देखिए, क्लेमाइडोमोनास में होता है, यूलोथ्रिक्स में होता है, स्पाइरोगायरा में होता है। क्लेमाइडोमोनास में होता है, यूलोथ्रिक्स में होता है, और स्पाइरोगायरा में। अब ये क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा में हम ये जानेंगे कि कौन हमारा फ्लैजिलेटेड होता है और कौन अनफ्लैजिलेटेड होता है, नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स की जो संरचना होती है, उनमें कशाभिका क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, कशाभिकाएं प्रेजेंट होती हैं। लेकिन वहीं स्पाइरोगायरा में क्या होते हैं? कशाभिका नहीं पाई जाती, इसको हम नॉन फ्लैजिलेटेड कहते हैं। ठीक। आगे हम देखते हैं विषम युग्मजी एंड आइसो। प्लीज आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, शॉर्ट स्क्रीन आप ले लीजिए, और शॉर्ट स्क्रीन लेकर के नोट्स अच्छे से बना डालिएगा। जल्दी लीजिए शॉर्ट स्क्रीन। सेकेंड यहाँ आपको दिख रहा होगा क्या है? विषम युग्मजी। विषम युग्मजी जिसको हम क्या कहते हैं? एन आइसोगैमस। अब ये एन आइसोगैमस क्या होता है? अब
अभी हमने बताया ना कि ये क्या होते हैं, बाह्य आकृति और आकार में बिल्कुल समान होंगे, एक जैसे होंगे, लेकिन उनकी क्या होती है, कार्य, उनकी कार्य करने की क्षमता जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। स्ट्रक्चर्स भी थोड़ा सा इनका छोटा और बड़ा होता है, शेप जिसको हम कहते हैं। देखिएगा इनमें युग्मक, युग्मक की बाह्य आकृति, जिसको हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, बाह्य आकृति में समान होते हैं, परंतु कार्य में भिन्न भिन्न होते हैं। परंतु कार्य में क्या होते हैं, ये भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, यहाँ एक और जोड़ लीजिएगा, परंतु कार्य तथा परिमाण, साइज में भी हमने बोला ना, कार्य तथा परिमाण में भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे अब इसका संरचना देख लेते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये फैला हो रहा है, और वही ये देखिए, देखने में आपको कई जैसे दिखेंगे, आकृति इनकी एक जैसी है, लेकिन इनका परिमाण क्या है, एक का बड़ा है, दूसरा छोटा है। मिला आपको? ये आपके मेल गैमीट है और ये आपके फीमेल गैमीट। जैसा कि आप जानते हैं कि मेल गैमीट जो होते हैं वो सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं, किसकी अपेक्षा, फीमेल गैमीट की अपेक्षा। मेल गैमीट की अपेक्षा मेल गैमीट क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं। ठीक, अब यहाँ क्या हो रहा है, मेयोसिस डिवीजन हुआ, उसके फलस्वरूप क्या हुआ, अंड कोशिका का निर्माण हो रहा है, या एक नए जाइगोट का निर्माण हो रहा है। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, 2n स्ट्रक्चर। अब यहाँ 2n स्ट्रक्चर तो हो गया, लेकिन इसके फलस्वरूप इसमें क्या होगा, मेयोसिस डिवीजन होगा और सूत्री विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप ये क्या बनेंगे, मेयोसिस डिवीजन होगा, जिसके फलस्वरूप ये क्या बनेंगे, पुनः ये डिवाइड होकर मेल गैमीट, फीमेल गैमीट इत्यादि बनेंगे। इनकी कोशिकाएं क्या होंगी, पुनः डिवाइड हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। ठीक, ये आपका क्या है, जाइगोट स्पोर है, जाइगोट स्पोर है। यहाँ हम दिखा देते हैं कि इसके बाद पुनः क्या होगा, मेयोसिस डिवीजन हो जाएगा। अब सूत्री विभाजन, और ये हमारा जो है फ्लैजिला, जिसको हम माइक्रोगैमीट, माइक्रोगैमीट भी कह सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे अंड कोशिका। ये आपको समझ में आया होगा शायद, अभी एक बार और हम अच्छे से समझा देते हैं इसको। अंड युग्मक या अंड युग्मक, युग्मक क्या होते हैं, उगैमस गैमीट्स। इसमें मादा युग्मक क्या होते हैं,
निष्क्रिय होते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया कि मेल गैमेट्स क्या होता है, सक्रिय होता है और मादा निष्क्रिय होते हैं। ठीक, इसमें मादा युग्मक क्या होंगे, निष्क्रिय होंगे, बड़े होंगे तथा नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे, इसमें फ्लैजिला का निर्माण नहीं होगा। और जो नर युग्मक होंगे वो क्या होंगे, छोटे होंगे और बाइफ्लैजिलेटेड होंगे, मतलब उनमें एक ही फ्लैजिला नहीं बल्कि दो बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। अब क्या होगा कि इसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट क्या होंगे, संयोजित होंगे, फ्यूजन करेंगे, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, जाइगोट का निर्माण होगा। और जाइगोट जैसे ही बन जाएगा तो उनके अंदर क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, यहाँ दिखाया गया है मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप नए नए पौधे को वो जन्म देगी या नए नए पौधे को उत्पन्न करेंगे, जैसा कि आपको डायग्राम दिखाया गया है कि ये एक अंडाकार संरचना है यंग की कंडीशन में जो फीमेल गैमीट और सेकंड आपका क्या है, मेल गैमीट है। समझ में आया कि अन्य युग्मक क्या होता है, उभयबस गैमीट्स क्या होते हैं, जो मतलब कहा जा रहा है कि जो मादा युग्मक होते हैं, मादा गैमीट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, स्ट्रक्चर उनकी बड़ी होती है संरचना, और ये क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, सॉरी नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे, मतलब इसमें फ्लैजिला नहीं पाई जाती, वैसे भी ये नॉन मोटाइल होते भी हैं। और जो भी फ्लैजिला नहीं पाई जाती है और नर युग्मक जो होता है वही छोटी, उनकी संरचना जो होती है वो छोटी होती है और वो क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब उनमें फ्लैजिला पाई जाती है, वो भी किस कंडीशन में, बाई फ्लैजिलेटेड होंगे, दो मतलब फ्लैजिला का दो फ्लैजिला का निर्माण होता है। और यहाँ क्या है, कह रहा है कि जब यहाँ आपको कंफर्म हो गया कि नर मादा जो है वो निष्क्रिय कंडीशन है और ये सक्रिय होते हैं, वो नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं और ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, बाई फ्लैजिलेटेड। अब क्या होगा कि जब दोनों आपको प्राप्त हो गए हैं तो मेल और फीमेल क्या करेंगे, आपस में फ्यूज करेंगे, मिलेंगे, जिसके फलस्वरूप जाइगोट का बनना पाया जाएगा। और जाइगोट जैसे ही बन जाएगा उनके अंतर्गत क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप वो क्या करेंगे, नए नए पौधे को उत्पन्न करेंगे। यह प्रक्रिया ऐसे ही क्या करती है, चलती रहती है और इस प्रकार से लैंगिक जनन का प्रोसेस क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक, ये लेसन आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और आप अच्छे से नोट्स बना करके सब कंप्लीट करके और नोट्स का पिक्चर आप मेरे पर्सनल नंबर पे आप सेंड करिएगा। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग आगे पढ़ चुके हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, ठीक, उसके अंतर्गत वो तो हमने पूरा आपको समझा दिया है, जिसमें दाग लगाना आप लोगों ने पढ़ लिया, कलम लगाना पढ़ लिया है और आप लोगों ने कलिका रोपण और रोपण भी पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, माइक्रो प्रोपेगेशन। ये माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है, सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है, नाम तो कुछ क्लियर हो रहा है, सूक्ष्म प्रवर्धन। प्रवर्धन मतलब जानते ही होंगे कि जनन को ही, रिप्रोडक्शन को ही प्रवर्धन भी कहते हैं। ठीक, तो सूक्ष्म प्रवर्धन मतलब सबसे छोटा प्रवर्धन होगा, किसी ऐसे भाग में होगा जिसे हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख करके उनमें कायिक जनन करवाएंगे। ठीक है, यह प्रक्रिया जैसे हम गाजर का एक पौधा ले लेते हैं और उनके बीच से हम टिश्यूज को निकाल लेते हैं, ऊतक को निकाल करके हम क्या करते हैं, किसी कृत्रिम पदार्थ में उसको डुबो देते हैं, रख देते हैं। जैसे कृत्रिम मतलब भी जानते होंगे आप लोग, अभी आप लोगों ने पढ़ा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो कृत्रिम मतलब किसी के द्वारा बनाया गया ही होगा, मनुष्य के द्वारा। तो ऐसे में हम उस टिश्यू को निकाल करके क्या डुबो देंगे, जहाँ से उसको ऑल मिनरल्स, सभी चीजें हम उसमें क्या करेंगे, उपस्थित करेंगे, सभी मिनरल्स, और वो टिश्यू क्या करेगा, उसे आसानी से एब्जॉर्ब करेगा अपने भोजन के रूप में और धीरे धीरे वो उस पोषक पदार्थ को ग्रहण करके एक बड़ी कोशिकाओं का एक बड़ा समूह बना लेगा। और जब वही कोशिकाओं का बड़ा समूह मिल करके एक साथ जुड़ जाएंगे तो वह एक कैलस का निर्माण करेंगे। जब कैलस बन जाएगा, सभी स्टेज को हम उसी में समझा रहे हैं, एक साथ पुनः बारी बारी से हम उसको समझा देंगे। जब कैलस बन जाएगा तो कैलस को पुनः निकाल करके किसी हार्मोन्स और मिनरल्स मतलब सभी खनिज पदार्थों वाले कृत्रिम पात्र में उसको हम क्या करेंगे, पोषक पदार्थों में डुबो देंगे और वो वहाँ क्या रहेगा, तो उसको हार्मोन्स क्या करेगा, उस कैलस को प्रेरित करेगा। क्यों प्रेरित करेगा, क्यों, क्योंकि वो एक नए पौधे को उत्पन्न करे, एक नए पौधे को
उत्पन्न कर देगा। ठीक, उसके शरीर पे नए पौधे का ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा और उसको हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेज ले जाएंगे। पुनः उसको क्या करेंगे, सभी को बारी बारी से बचा के उसके रूट्स वगैरह ना कटें, उनको सभी पौधे को क्या करेंगे, अलग अलग हार्मोन्स और कृत्रिम पोषक पदार्थों में हम रख देंगे। फिर उन्हें हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेज में किसी भी वातावरण में कहीं किसी स्थान पे भी उसे आसानी से हम रोपित कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा सभी था। सूक्ष्म प्रवर्धन के अंतर्गत 4 स्टेप हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन होता क्या है। अभी बताया ना सूक्ष्म प्रवर्धन कि वह एक इतनी छोटी प्रक्रिया है कि किसी भी पौधे से हम क्या करेंगे, टिश्यूज को निकालकर किसी कृत्रिम पोषक पदार्थों में या किसी कृत्रिम पोषक माध्यम में रख देंगे। रखने के फलस्वरूप या कुछ समय पश्चात हम उनमें से एक नए पौधे को उत्पन्न कर सकते हैं। जैसा कि आप देखे होंगे कि आम की गुठली अभी जनरली ले लेते हैं, आम की गुठली ले लिए और उसे किसी ऐसे अनुकूल परिस्थितियों में रख देते हैं, ऐसे नमी वाले स्थानों पे छोड़ देते हैं कि वो एक गुठली क्या करता है, एक नए पौधे को धीरे धीरे उत्पन्न कर देता है, ग्रो कर देता है। उसी तरह हम क्या कर रहे हैं, टिश्यूज को निकाल के पौधे से उनके टिश्यू को निकालते हैं और किसी कृत्रिम पोषक, मतलब जहां मनुष्य के द्वारा सभी मिनरल्स हों, सभी मतलब क्या होता है, हम लोग कोई पौधा लगाते हैं तो वहाँ खाद डालते हैं और कुछ सड़े हुए गोबर्स वगैरह डालते हैं, तो इस तरह से पदार्थों को मिला करके एक जगह इकट्ठा करते हैं, वहाँ गड्ढा खोदते हैं मिट्टी वगैरह डाल करके और कुछ टाइम बाद उसमें क्या करते हैं, एक नए पौधे को रोपित कर देते हैं। ये काम करते हैं। उसी तरह हम यहाँ पौधा तो नहीं रोपित किए, लेकिन इस तरह से हमने कृत्रिम पोषक माध्यम तैयार कर लिया, उसके लिए एक नियंत्रित वातावरण दिया। अभी तो छोटा नन्हा सा पौधा होगा तो उसे हम ऑल टाइम धूप में तो रख नहीं सकते हैं। ठीक, एक नियंत्रित वातावरण चाहिए ना, जिसको थोड़ा धूप लगे, फिर थोड़ी हवा लगे उसको, और फिर थोड़ा सा हल्का फुल्का उसको मॉइस्चराइजर मतलब नमी वाला स्थान रहे, ऐसा ना कि दिन भर वहाँ पे पानी दलदल ही हो। इस तरह से हम उसको एक नियंत्रित वातावरण क्या करेंगे, प्रदान करेंगे। ठीक है, इस प्रकार की प्रक्रिया क्या कहलाएंगी, सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाएंगी। स्टेप फर्स्ट में हम क्या किए, अभी तो सूक्ष्म प्रवर्धन के अंतर्गत हमने किया क्या, इस प्रक्रिया में हम पौधे के ऊतक को निकाल करके किसी पोषक माध्यम निकालकर कृत्रिम पोषक माध्यम प्रदान करते हैं। उसके पश्चात एक नए पौधे को उत्पन्न कर सकते हैं। यह प्रक्रिया सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाता है। फर्स्ट स्टेप हम ले लेते हैं कि क्या कर रहे हैं हम, इनमें हम वही चीजें बता रहा है कि सूक्ष्म प्रवर्धन जब हमने कराया तो क्या क्या किया कि हमें एक नया पौधा उत्पन्न हो गया। ठीक, ये प्रोसेस बताने का मतलब यही है कि हम जब सूक्ष्म प्रवर्धन करा रहे हैं तो किस किस स्टेज से होकर हम गुजर रहे हैं। पहला आपका है कि सबसे पहले हम एक पौधा को लेते हैं और वहां से उनके ऊतक को निकाल लेते हैं, टिश्यू को निकाल लेते हैं और उसे एक कृत्रिम पोषक माध्यम में मानव के द्वारा बनाए हुए पोषक पदार्थों में हम उसको रख देते हैं। ठीक, अब ये टिश्यू क्या होता है, हमें ये जानना जरूरी है ना कि टिश्यू होता क्या है, ऊतक क्या होता है। तो देख लेते हैं, जैसा कि जनरली हम लोग क्या जानते थे, कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं का जो समूह होता है हम उसको क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। लेकिन हम आगे कुछ और भी नया बना देते हैं। कहा जा रहा है कि समान कार्य, मतलब जो समान कार्य करे, सब में एक जैसा ही कार्य करे, समान कार्य व समान संरचना, समान कार्य हो समान संरचना हो, इस तरह के जो समूह होंगे संरचना वाले कोशिकाओं को क्या कहेंगे, हम टिश्यू कहेंगे। समान कार्य व समान संरचना वाली कोशिकाओं को हम टिश्यू कहते हैं। ठीक, सेकेंड स्टेज हम देख लेते हैं कि हम सेकेंड स्टेज में क्या कहेंगे, इनको हम ऐसे पोषक माध्यम में रखेंगे। करा यहाँ तो हमने सिर्फ कृत्रिम पोषक पदार्थ में रखा ना, लेकिन यहाँ क्या करेगा वो ऐसे पोषक माध्यम में रखा जाएगा जहाँ कुछ हार्मोन्स भी, मतलब अब यहाँ क्या है, ऑल मिनरल्स के अलावा इसमें क्या होंगे, कुछ हार्मोन्स की भी मात्रा उपस्थित होगी। कुछ हार्मोन
कोशिकाओं के समूह को हम उसमें डुबो देंगे, किसमें, हार्मोन्स में रख देंगे। सभी कोशिकाएं एक साथ इकट्ठा होंगी और एक कैलस का निर्माण करेंगी। सभी कोशिकाएं एक साथ क्या होंगी, कलेक्ट हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी आपस में और वो क्या करेंगी, एक कैलस का निर्माण करेंगी। देख रहे हैं, कोशिकाओं का सब समूह है बन गया और वो क्या कहला रहा है, कैलस कहलाता है। कैलस का निर्माण हो गया। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि थर्ड स्टेज में क्या होगा। इतने का आप शॉर्ट स्किन ले लीजिएगा। अब यहाँ कैलस का निर्माण भी हो गया। ठीक है, और हार्मोन्स में हम डुबा क्यों रहे हैं ये भी तो पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो कैलस, हार्मोन्स क्या करेगा, कैलस को प्रेरित करेगा। किस लिए प्रेरित करेगा, कि वो एक नए पौधे को क्या करे, उत्पन्न करे। वो एक नए पौधे को क्या करे, उत्पन्न करे। ठीक है, जब नया पौधा बन जाएगा तो थर्ड स्टेज में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेज में हम क्या करेंगे, अभी हमने बताया है, जब तो कैलस बन गया, पौधे भी ग्रो करने लगे। किसकी वजह से ये ग्रो कर रहा है, कौन इनको प्रेरित किया है कि ये नए पौधे को उत्पन्न करें, हार्मोन्स। ठीक, और थर्ड स्टेज में हम क्या कर दे रहे हैं कि सभी पौधे की शाखाएं, जो भी शाखाएं निकली हैं कैलस पे, उनको हम क्या करेंगे, अलग अलग हार्मोन्स और अलग अलग पोषक माध्यम में रख देंगे। सभी पौधे या सभी शाखाओं को निकाल कर अलग अलग पोषक माध्यम में रख देंगे। ठीक, कर दिया आपने, इनको अलग अलग पोषक माध्यम में उगा दिया। अब ये अलग अलग पोषक माध्यम इस तरह से हमने फ्लास्क स्टेप की संरचना ले लिया। सब में क्या किया आपने, पौधे को आसानी से ग्रो करा दिया। ये पौधे क्या किए, इनके रूट्स हो गए। आपको दिख रहा होगा कि तीनों को हमने क्या किया, एक अलग अलग न्यूट्रिशन प्रदान करने वाले और पोषक प्रदान करने वाले माध्यम में छोड़ दिया सभी पौधों को। ठीक है, अभी इसको जब हम अलग अलग
स्थान पे ऐसे आपने देखा होगा मार्केट में जब आप किसी भी चीज का, किसी फ्लावर का पौधा लेने जाते होंगे या किसी आम वगैरह का पौधा लेने जाते होंगे, तो आपको देखा होगा ऐसे पॉलीथीन लगा करके उसमें मिट्टी, खाद वगैरह सारे न्यूट्रिशन उसको प्रदान करके और उसको क्या करते हैं, सब रखे रहते हैं। तभी तो वो पौधा क्या करता है, हरा भरा रहता है, क्योंकि उसका आसानी से। और ऐसे स्थान पर रखते हैं कि जहाँ थोड़ा सा धूप आ रही हो और थोड़ा उसको छाया भी मिल रहा हो, और हर वक्त थोड़ा थोड़ा उसमें पानी डालते रहते हैं, जिसकी वजह से वो पौधा, ये तो आप देखे ही होंगे, पुष्प लेने जाते होंगे तो अब हम इसको क्या करते हैं, आसानी से किसी भी स्थान पे लगा सकते हैं। चौथे स्टेज में हम किसी भी कहीं पे भी इसको ग्रो करा सकते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, इतना तो आपको पता चल गया। थर्ड स्टेज में आपने क्या किया, सभी पौधे की शाखाओं को निकाल करके, कहाँ से निकाला, कैलस से उसको अलग किया, कैलस से अलग करके सभी शाखाओं को अलग अलग पोषक माध्यम में आपने रख दिया। अब वो पौधे को आसानी से आप कहीं भी ग्रो करा सकते हैं, उगा सकते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे क्या पढ़ना है हमें, ये अभी किसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे, अलैंगिक जनन के अंतर्गत, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन के अंतर्गत पढ़ रहे थे। तो अब हमारा क्या छूटा हुआ है, लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन किसे कहते हैं, आप लोगों को शॉर्ट में पढ़ा दिया गया है आगे कि लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन किसे कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल तो आपको पता ही है कि एसेक्सुअल में क्या होते हैं, सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है, ओनली वन पेरेंट्स इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। लेकिन वहीं आपका लैंगिक जनन क्या करता है, बताइएगा, दो विपरीत लिंग नर तथा मादा युग्मक क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे या संलयन करेंगे, जुड़ेंगे। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहना है, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगा, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंग नर तथा मादा, दो विपरीत लिंग कौन हो सकते हैं, यही हो सकते हैं ना, नर तथा मादा युग्मकों का संलयन होता है। ठीक, क्या हो रहा है लैंगिक जनन में कि दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है, जिनमें जब जो दो विपरीत लिंग रहेंगे तो आप आपस में फ्यूजन भी करेंगे। ठीक है, लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं, अगला आपका हेडिंग पड़ेगा कि लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। कितने प्रकार से लैंगिक जनन में होती हैं, लैंगिक जनन कितने प्रकार के स्टेप से होकर गुजरती है, 3 लिख देते हैं, निम्न स्टेप है या निम्न घटना है। कौन कौन से देख लेते हैं हम लोग, निषेचन पूर्व घटनाएं, सेकेंड आपका रहेगा निषेचन फर्टिलाइजेशन, इसको तो आप अच्छे से जान गए होंगे। थर्ड आपका है निषेचन पश्च घटना, थर्ड आपका क्या है,
निषेचन पश्च घटना। निषेचन पूर्व घटनाएं किस प्रकार से होती हैं, ठीक है, इसमें जानेंगे। इसमें एक बार युग्मक संलयन होता है, पुनः युग्मक स्थानांतरण होता है। एक बार क्या होंगे, युग्मक जुड़ेंगे आपस में, और दूसरा क्या होगा, युग्मक स्थानांतरण होगा। युग्मक स्थानांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। उसके बाद निषेचन खुद की अपना इसका ओनली वन स्टेज है कि निषेचन होगा, जब युग्मक संलयन हो गया तो उसके बाद युग्मक स्थानांतरण हो जाएगा, उसके बाद निषेचन होगा, और लास्ट में निषेचन पश्च घटना में क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। लास्ट घटना क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसे हम भ्रूण जनन कहते हैं। लास्ट आपका होगा एम्ब्रियोजेनेसिस, हम जिसको क्या कहते हैं, भ्रूण जनन कहते हैं, ठीक है। अब हम क्या जानेंगे कि निषेचन पूर्व घटना में जो युग्मक संलयन हो रहा है और युग्मक स्थानांतरण हो रहा है, ये कैसे होता है, देखिएगा। अभी यहां हो गया ना कि नर तथा मादा युग्मक। युग्मक संलयन कब होगा, जब मेल से मेल गैमीट और फीमेल से फीमेल गैमीट का निर्माण हो जाएगा। कैसे होगा, मेल पर्सन से मेल गैमीट का निर्माण। आपको आगे लैंगिक जनन जब मैंने पढ़ाया था तो उसको आपको स्टेज से दिखाया था कि मेल बना, इधर फीमेल बनेगा, मेल से मेल गैमीट बन रहा है, फीमेल से फीमेल गैमीट बन रहा है। मेल गैमीट से आपका स्पर्म निकलेगा और फीमेल गैमीट से ओवम निकलेगा। स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज करेंगे, वह उसके पश्चात उसके बाद की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, फर्टिलाइजेशन कहलाएगी। फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप क्या होगा, जाइगोट का बनना पाया जाएगा, और जाइगोट जब बनेंगे उसके फलस्वरूप क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस की मियोसिस की कंडीशन होगी, और उसके फलस्वरूप क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, भ्रूण का निर्माण होगा, ठीक। ये सारी चीजें हमने आपको बताई थी। तो अब हो गया, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट भी आपको मिल गए। अब वो युग्मक संलयन तो हो रहा है, युग्मक का मिलना। युग्मक संलयन मतलब क्या होता है, युग्मक का मिलना। मेल से मेल मिल गया, फीमेल से फीमेल मिल गए, वो आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, मिलेंगे, जुड़ेंगे। यह प्रक्रिया युग्मक संलयन कहलाता है। लेकिन उन्हें फ्यूज करने के लिए, मिलने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो आखिर वो किस माध्यम से जाएंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेल में जो स्पर्म होते हैं वो मोटाइल होते हैं। मोटाइल मतलब चल होते हैं। चल मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। लेकिन वहीं मादा में जो ओवम होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, अचल होते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते हैं, बल्कि उनके पास नर खुद चल के जाएगा। एक माध्यम की आवश्यकता होती है जिसके माध्यम से वो क्या होंगे, स्थानांतरित होंगे। तो मेल से मेल गैमीट से मेल स्पर्म को फीमेल स्पर्म तक जाने का जो माध्यम होता है वह प्रक्रिया क्या कहलाता है, युग्मक स्थानांतरण कहलाता है, ठीक। अब हम देख लेते हैं निषेचन क्या होते हैं। मेल और फीमेल के मिलने की प्रक्रिया, और मेल और फीमेल के मिलने के पश्चात की प्रक्रिया जो होती है वो फर्टिलाइजेशन होती है, निषेचन होती है। भ्रूण जनन क्या होता है, निषेचन के फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है, और जाइगोट के निर्माण के फलस्वरूप मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन होता है, और वही मियोसिस डिवीजन क्या करते हैं, भ्रूण का निर्माण करते हैं। भ्रूण का निर्माण करके वो एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं, ठीक। इतना आप लोगों ने देख लिया। अब हम आगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेते हैं। युग्मक संलयन।